देखिए बेटा, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। दो पार्टिकल का तो बहुत अच्छी तरह समझ गए आप क्या होता है केस। ठीक है ना, टू पार्टिकल का केस तो क्लियर है आप लोगों को। सही कर लेते हैं। इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में नंबर ऑफ टर्म्स लिखनी पड़ती है बेटा। जैसे मान लो तीन पार्टिकल्स रखे हुए हैं इस तरह से, और आपको इस पूरे सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। ठीक है ना, ये तीन पार्टिकल्स रखे हुए हैं, पूरे सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखनी है। तो पूरे सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे आप? सारी टर्म लिखनी पड़ेगी, जितने तरह से कॉम्बो बन सकते हैं। तो अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिए और नहीं पढ़े हैं तो भी आप याद रखेंगे क्या, कि अगर मान लो एन है, ठीक है ना, एन पार्टिकल्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं? या तो नंबर ऑफ एन चीज़ों में से दो कितनी तरह से ले सकते हैं, NC2। और अगर आपको याद नहीं है तो इसकी वैल्यू होती है NN-1/2। ये आप अपने आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो NC2 का मतलब समझ में आ जाएगा। अभी आप NN-1/2 याद कर लीजिए। ठीक है ना, कि अगर n पार्टिकल्स हैं आपके, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएंगी? तो आपके तीन पार्टिकल्स हैं तो 3 × 2 कितनी, तीन टर्म्स आनी चाहिए। M1 का M2 के साथ, M2 का M3 के साथ, M1 का M3 के साथ। तो इस तरह से लिख देंगे। देखो दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को लिखने में? ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। तो क्वेश्चन देखो किस तरह से आप यूज करेंगे एनर्जी की, इस तरह की जो आपने निकाली, इस तरह का प्रॉब्लम आप कर पाएंगे। ठीक है ना, क्या है, टू पार्टिकल्स M1 एंड M2 आर इनिशियली एट रेस्ट। ऐसे इसलिए पढ़ा है अपने एक्सप्रेशन भी, इसलिए पढ़ा है कि इस तरह के एनर्जी की कंसेप्ट से आप क्वेश्चन कर पाए। नहीं तो देखो क्या क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स M1 M2 आर इनिशियली एट रेस्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच व्हेन द सेपरेशन बिकम्स टी। अब आपको उससे करना पड़ जाए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, सब इंटीग्रेट करना पड़ेगा डायनामिक्स से अगर आप करते हैं। ठीक है ना, बट अब आपको एनर्जी पता है तो ये बहुत जल्दी इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। आपने इनफाइनाइट से रिलीज किया है इनको, किसी टाइम पर आकर इनके बीच की डिस्टेंस d हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा है बताइए दोनों पार्टिकल्स की स्पीड क्या होगी, फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच। अपने आप आ जाएगी। अगर मान लो एक V1 से आ रहा है, एक V2 से आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी हो गई बताओ लक्ष्य, जल्दी से आप हो तो। अगर एक आपका V1 से आ रहा है, एक V2 से आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, चल लक्ष्य भी आ नहीं रहा। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो V1 प्लस V2 उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगी। ठीक है ना, व्हेन द सेपरेशन बिकम्स t। तो आपको V1 V2 निकालनी है। तो आयुष बताइए आप जल्दी से हैं तो क्या करें, इसमें कैसे करेंगे ये प्रॉब्लम? इनफाइनाइट से आपने रिलीज कर दिया है, तो d डिस्टेंस पर आने पर मैंने बोला आपको स्पीड स्पीड निकालनी है, तो एनर्जी लगाएंगे हम। ठीक है ना, लेकिन एनर्जी की इक्वेशन तो एक बनेगी। हाँ, तो एनर्जी की इक्वेशन लगाएंगे तो, लेकिन V1 V2 स्पीड है तो वेरिएबल दो है, इक्वेशन एक है। एनर्जी से तो एक ही इक्वेशन बनेगी एनर्जी कंजर्व करके। तो एक और इक्वेशन कहाँ से लाएंगे आप बताइए? वेरी गुड बेटा। क्या करा आपने, M1 V1 = M2 V2 में कौन सा लॉ लगाया आपने? मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है बेटा, COLM, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। कि आपने इसको रिलीज किया है इनफाइनाइट से, किसी पोजीशन डी पर आ गया, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी नहीं है बेटा इसमें, बताइए। और जब आपने इनफाइनाइट से इनको रिलीज किया था, तब सिस्टम के पास कोई मोमेंटम था क्या? जीरो था इनका। ऐसा नहीं है, आप R = 2D से भी रिलीज कर सकते थे तब भी निकाल देते हो। जस्ट मैंने इनफाइनाइट सेपरेशन का मतलब ये हो जाएगा कि एनर्जी टर्म में एक इक्वेशन, एक टर्म नहीं लिखनी पड़ेगी आपको, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की, वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, रिलीज किया है तो जस्ट आपको फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो के बराबर करनी पड़ेगी। ठीक है ना, और एक इक्वेशन आप कहाँ से लाएंगे इसमें, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से लाएंगे। इक्वेशन आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से लाएंगे, देखिए कैसे करा गया।
पहले सबसे पहले मैंने क्या अप्लाई किया, M1 M2 है, आर डिस्टेंस पर आ गए हैं, पहले इनफाइनाइट पे थे तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो मोमेंटम हमेशा जीरो रहना चाहिए, मतलब एक ऐसे चलेगा तो एक ऐसे चलेगा, तो M1 V1 माइनस M2 V2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर वन आ गई आपकी, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ठीक है ना, इक्वेशन क्या आ गई आपकी, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ये आपकी इक्वेशन नंबर वन आ गई। ठीक है, और एनर्जी की इक्वेशन लिख दीजिए आप, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, कि जब बहुत दूर थे तो कोई इंटरेक्शन नहीं था उनमें। ठीक है ना, जब बहुत दूर थे कोई इंटरेक्शन नहीं था तो एनर्जी जीरो थी, और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो थी। जब वो आर डिस्टेंस पर पहुंच गए, ठीक है ना, जब उनके बीच की डिस्टेंस आर हो गई तो हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी में प्लस लिख के मत बैठ जाना, फिर सोचे क्या होना है। ठीक है ना, आपको पता है इंटरेक्शन एनर्जी क्या है, -Gm1 M2/R है। ठीक है ना, जब इनफाइनाइट से आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और वो क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो आपका इनिशियल जीरो था, फाइनल कितना है, काइनेटिक एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी -Gm1 M2 आप कर लेंगे, आप ये इतना ही बोल सकता था मैं इसमें। ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम अप्लाई कीजिए, और सीओई दोनों लगा दिए मैंने, COLM और सीओई, तो ऐसे क्वेश्चन में गलती ना करें। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब V1 इधर आ रहा है, V2 आ रहा है, तो V1 प्लस V2, तो ये आंसर आ जाना चाहिए आपका। इसको एक बार कैलकुलेट कर लेंगे बिना देखे, बिल्कुल ढंग से लिखते हुए, जिससे आप हमेशा, आपको कभी भी गलती ना हो उस तरह की प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, ये एनर्जी की बात थी।